अपनी क्लास जो है वो किसकी है? नवपाषाण काल, ठीक है ना। हेडिंग है आपका नवपाषाण काल। टाइमिंग इसकी क्या है? 7000 BC टू 1000 BC। क्लियर है? यहां तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहां से हम लोग आ रहे थे? 5 लाख BC से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। पाषाण युग, पाषाण युग को हम लोग 3 फेज में बांट करके देखा। पहला पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पूरा पाषाण को जब हम लोग पढ़े तो पूरा पाषाण का टाइमिंग क्या था? 5 लाख BC से 10,000 BC, ठीक है। जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जब पढ़े तो टाइम क्या हुआ था हमारा? 10,000 BC से कितना? 4,000 BC का जो टाइम है वो पूरा मध्य पाषाण काल का है। और अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल, जिसका टाइम है 7,000 BC से 1,000 BC। नवपाषाण पढ़ लेने के बाद फिर 1,000 BC तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग पूरा एंशिएंट 750 AD तक पढ़ना ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब हम लोग अपने मूड पे आ रहे हैं। तो जो आपका ये नवपाषाण काल है ना, तो विश्व के संदर्भ में, पूरे विश्व के संदर्भ में जो कृषि का हमको साक्ष्य मिला है, कृषि, वो 7,000 BC का है, सॉरी 9,000 BC का है। जो कृषि का हमको प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो 9,000 BC का है, लेकिन भारत के संदर्भ में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो 7,000 BC का है, ठीक है। तो लिख लें, विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 9,000 BC का है। भारत के संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 7,000 BC का है। ऐसे आप लिख लें, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जैसे आपका एक प्रांत उत्तर प्रदेश है ना, वैसे उसका भी एक प्रांत है। तो वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़, या ऐसे लिखेंगे प्रांत में स्थित मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है या होता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इस साक्ष्य के साथ ही, इस साक्ष्य के साथ ही नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाती है या मान ली जाती है। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, वहां पर एक स्थित है मेहरगढ़, और वहां पे जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिला है, ठीक है ना। और उसी साक्ष्य के साथ ही नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। आगे लिखेगा, यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में, यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में कृषि उत्पादन आरंभ हो जाता है, यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में कृषि उत्पादन आरंभ हो जाता है, तथापि विंध्य पर्वत,
के आसपास, तथापि विंध्य पर्वत के आसपास इसका प्रमाण तथापि विंध्य पर्वत के आसपास इसका प्रमाण 5000 बीसी से अधिक पुराना नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में कुछ स्थल महज 1000 बीसी के हैं। नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका थी, मुख्यतः आत्मनिर्भर थी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि विभिन्न नवपाषाण युगीन स्थल एक दूसरे से अलग थलग थे। इसके विपरीत ये बहुधा मतलब व्यापारिक तंत्र से जुड़े हुए थे। ऐसा अनुमान है कि इनमें अधिकतर विदेशी और विलासिता के वस्तुओं का व्यापार होता था। लाइन चेंज करके लिखेंगे। नवपाषाण स्थल की प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन की शुरुआत, पशुओं के उपयोग की जानकारी, कम से कम ये पता चले कि कौन सा पशु दूध देने वाला है, कौन सा पशु कार्य करने वाला है, तो पशुओं के उपयोग की जानकारी हुई, ठीक है। और स्थित ग्रामीण जीवन का विकास, और जब तक कोई ठहराव की स्थिति नहीं होगी, है ना, स्थित नहीं होगा, तो स्थित ग्रामीण जीवन का विकास। विचरण करते ही रहेंगे लोग, तो फिर व्यापार करने में और पशुपालन, व्यापार, है ना, खाद्य उत्पादन, इन सब में समस्याएं आती थी। लेकिन जब उनका जीवन क्या हो गया, एक जगह पर स्थिर हो गया, तो एक नगरीय ग्रामीण व्यवस्था का विकास भी होने लगा। कहीं पे लोग चलते रहोगे तो कहीं कस्बा ही नहीं बनेगा, कहीं शहर नहीं बनेगा, गांव नहीं बनेंगे, है ना। ठीक है, आगे लिखेंगे। मानव इतिहास में इस स्तर का अत्यधिक महत्व है।
आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आप मान लीजिए कि आपको एक जगह एक फसल गेहूं आपने बो दिया और चले गए, उसमें पानी कौन देगा? फिर उसकी कटाई कौन करेगा? तो इसीलिए क्या है कि आप उस स्थान पर ठहरे। ठीक है, मानव इतिहास में इस स्तर का अत्यधिक महत्व है। इसी स्तर पर मनुष्य ने पहले पहल कृषि करना सीखा। इसी स्तर पर मनुष्य ने पहले पहल कृषि करना सीखा। इस नई जीवन पद्धति का एक इस नई जीवन पद्धति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम था। इस नई जीवन पद्धति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम था जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि। जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि। पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मानव बस्तियों के आकार और संख्या दोनों में बढ़ोतरी हुई। मानव बस्तियों के आकार और संख्या दोनों में बढ़ोतरी हुई। यही वजह है कि नवपाषाण युग की यही वजह है कि नवपाषाण युग के आरंभ का यही वजह है कि नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण युगीन क्रांति की संज्ञा दी गई। नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण युगीन यही वजह है कि नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण युगीन क्रांति की संज्ञा दी गई। नहीं दिख रहा है? दिखेगा वो। ठीक है, यही वजह है कि नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण युगीन क्रांति की संज्ञा दी गई। लास्ट में लिखे क्रांति से हमारा तात्पर्य है नहीं तो सोचो लड़ाई झगड़े से है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है क्रांति से हमारा तात्पर्य किसी दूरगामी परिवर्तन से नहीं। क्रांति से हमारा तात्पर्य किसी दूरगामी लिख लेंगे, दूरगामी लिखना पड़ेगा, दूरगामी परिवर्तन से नहीं बल्कि एक धीमी और उस क्रमिक परिवर्तन से है। एक धीमी और उस क्रमिक परिवर्तन से है जिसने कालांतर में यानी बाद में जिसने कालांतर में मानव जीवन में एक क्रांति ला दी। जिसने कालांतर में मानव जीवन में क्रांति ला दी। भारत में खाद्य उत्पादन
या नवपाषाण अर्थव्यवस्था के आरंभ के समय में भारत में खाद्य उत्पादन या नवपाषाण अर्थव्यवस्था के आरंभ के समय में हमारे पास भारत में खाद्य उत्पादन या नवपाषाण अर्थव्यवस्था के आरंभ के समय में हमारे पास पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इसके बावजूद हम कुछ फसलों को रेखांकित कर सकते हैं। इसके बावजूद हम कुछ फसलों को रेखांकित कर सकते हैं जिसका उत्पादन उस काल में हुआ था। जिसका उत्पादन उस काल में हुआ था। लिखेंगे इस काल में भारत में जो उत्पादन या जिसका उत्पादन भारत में, ऐसे लिखेंगे, काट दीजिएगा, उत्पादन काट दीजिएगा। इस काल में भारत में जो प्रमुख फसलें उपजाई गई हैं या उपजाई गई, आगे लिखिएगा, ये हैं कौन कौन है, लिखिए, जौ, गेहूं, हाँ, जौ, गेहूं, चावल और बाजरा। इनमें से प्रत्येक फसल की खेती कैसे हुई, इनमें से प्रत्येक फसल की खेती, मतलब जौ की, गेहूं की, चावल की और बाजरे की, इनमें से प्रत्येक फसल की खेती कैसे हुई या कैसे शुरू हुई के संबंध में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत में इतना तो कहा जा सकता है भारत में तो इतना कहा जा सकता है कि विभिन्न जंगली किस्मों का कृषि जन्य किस्मों में तब्दील किया गया होगा। भारत में कृषि या जंगली किस्मों का कृषि जन्य किस्मों में तब्दील किया गया होगा। भारतीय संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जो गेहूं थे, जो जौ, बाजरा, ये जंगली किस्म के बीज रहे होंगे और इनको जो है कृषि जन्य हेतु जो है बनाने के लिए इसमें तब्दील कर लिया गया हो। ठीक है, आप इसी में लिखिएगा, इन फसलों का उत्पादन एक साथ शुरू हुआ था। इन फसलों का उत्पादन एक साथ शुरू हुआ था या अलग अलग। इन फसलों का उत्पादन एक साथ शुरू हुआ था या फिर अलग अलग। इस संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अरे भाई,
गेहूं एक ही समय पे हुआ था कि मिल गया था, कि जो भी एक ही टाइम पे मिल गया था, इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक क्योंकि अभी तक क्योंकि अभी तक इस संदर्भ में क्योंकि अभी तक इस संदर्भ में कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अभी तक इस संदर्भ में कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखते रहिएगा। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर या उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लिखें, उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जानकारी के आधार पर नवपाषाण संस्कृति की कुछ निश्चित विवेचना की जा सकती है। नवपाषाण संस्कृति की कुछ निश्चित विवेचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए लेते हैं मेहरगढ़ से कृषि जन्य गेहूं, मेहरगढ़ से कृषि जन्य गेहूं और जौ। मेहरगढ़ कहाँ है बताएंगे? मेहरगढ़ से कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्मों के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ के विभिन्न किस्मों के साक्ष्य मिले हैं। इस क्षेत्र में चूंकि अभी उत्खनन कार्य पूरा नहीं हुआ है, उत्खनन कार्य पूरा नहीं हुआ है, तथापि इसका स्तर 7000 बीसी का लगता है। तथापि इसका स्तर 7000 बीसी का है। यदि ऐसा है तो यदि ऐसा है तो इस महाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग यदि ऐसा है तो इस महाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग ब्रैकेट में आप लिखें कम से कम बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भाग में कम से कम बलूचिस्तान गेहूं और जौ के मूल कृषि क्षेत्र में आ जाता है। गेहूं और जौ के मूल कृषि क्षेत्र में आ जाता है। कम से कम जो बलूचिस्तान का एरिया है वो गेहूं और जौ के क्षेत्र में आ जाता है, मूल क्षेत्र में आता है। जौ इस क्षेत्र से आगे यूरोप में दक्षिण पूर्वी यूनान और बाल्कन देशों तक दक्षिण पूर्वी यूनान और बाल्कन देशों में या बाल्कन देशों तक फैला था। ये जो जौ है आपका, ये जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, ठीक है ना, यहीं पे है पाकिस्तान आपका, और इसमें जो आपका बलूचिस्तान है,
प्रांत है, इसका स्टेट है। और यहीं पर है मेहरगढ़। यहाँ पे सबसे पहले आपको गेहूं और जौ मिला है, ठीक है, चावल, बाजरा। एरिया में देखना चाहें तो पाकिस्तान का जो ये आपका है मेरा है, यहीं पे होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका यहाँ से जो है, ये यहाँ से जो है इसके आगे यूरोप है, ठीक है, इसके आगे यूरोप, और जो दक्षिण पूर्वी यूनान और बाल्कन देशों तक जो है ये फैला हुआ है। मतलब यहाँ तक इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। और जो 7000 बीसी के भारतीय संदर्भ में, पहले इंडिया तो अभी 1947 में जब हम लोग आजाद हुए हैं, इसके आसपास में ही एक दिन पहले वो आजाद हुआ है, 14 अगस्त को वो हुआ है, 15 अगस्त को हम हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे, पहले एक ही में थे ना सारे लोग। बहुत सारे देश अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे पहले, ठीक है, हम ही थोड़ी ना थे, बहुत से लोग। वही 1600 के आसपास में, 1947 में छोड़ करके गए हैं वो। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा झेला है, बहुत झेला है। उसके पहले मुगलों ने कर रखा था शासन। अभी पढ़ ही रहे हैं ना, अब तो शुरुआत हुई है, हिस्ट्री कोई मजाक नहीं है, अभी देखिएगा बहुत आगे, अब तो सब आ ही रहा है। अभी ये खत्म होने दीजिए, तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे हड़प्पा संस्कृति पे पहुंचेंगे ना 2550 बीसी से 1900 बीसी, है ना, फिर हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे, फिर वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे ना, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। जब पढ़ लेंगे फिर हम लोग आगे आ जाएंगे मिडेवल में, 17 से 57 से वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कहाँ तक, सॉरी 700 एडी तक पढ़ेंगे। 700 एडी के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे 1757 तक मिडेवल पढ़ेंगे, है ना, जिसमें 1206 से लेकर के कहाँ तक 1500 छब्बीस तक दो काल आएगा, राजपूत काल और सामंत काल, याद है। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। मुगल वंश में पढ़ेंगे दार्ली मुगल्स, पहले के मुगल और बाद के मुगल, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। ये 2-3 महीने कम से कम तो चलेगा है। तो बीच बीच में हम थोड़ा सा टॉपिक हो जाता है तो खींच लेते हैं, एक वो है आपका इकोनॉमिक्स, है ना। अग्निवीर के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट है वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और मैथ और रीजनिंग। ये जिशान लोग कहाँ ऐसे, मतलब आप लोग ये सोचते हैं कि अगर एक महीना से पढ़ लेने से ना पेपर नहीं निकलता है। मिलते हैं, पढ़ नहीं आता, अच्छा बंद है, बात भी नहीं हुई है। ठंड की वजह से तो नहीं घबरा रहे हैं सब, आएंगे है?
सर जी पाकिस्तान पंजाब है क्या सर क्या बोल पाकिस्तान पंजाब नहीं बॉर्डर है वो लेह लद्दाख पंजाब अपने। हाँ क्या बोल रहे थे आप? क्या नहीं आया? मैं समझा नहीं। नहीं आएंगे तो महीने में कहाँ होता है। चलो पेपर ऊपर कोई दिए नहीं दिए अभी अभी कहाँ होगा। अभी पेपर ही नहीं है। पेपर कब है? फरवरी में होगा जरूर होगी। हाँ वही तो। चलो रीजनिंग तो पढ़ा था ना। देखो भाई ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है ना। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो होगा नहीं। अभी इसी में से जो जो बच्चे लगातार लगे हुए हैं वो उनका हो जाएगा, तो फिर जिसका नहीं होगा वो सब पहले सोचेंगे कि मैं भी, है ना। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई। ओके चलिए लिखते हैं। लिखे यूपी के बेलन घाटी के यूपी यूपी के बेलन घाटी के कोल्डिहवा कोल्डिहवा यूपी की बेलन घाटी के कोल्डिहवा स्थल से वन्य यूपी के बेलन घाटी से कोल्डिहवा स्थल से वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है। जो आपका यूपी का बेलन घाटी है वहां से जो है जो कोल्डिहवा स्थल है वहां से वन्य और कृषिजन्य, ठीक है, दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है। दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है जो 6000 बीसी तथा 5000 बीसी के स्तर का माना गया है। जो 6000 बीसी तथा 5000 बीसी के स्तर का माना गया है। लाइन चेंज करके लिखें। एक ही स्तर पर वन्य तथा कृषिजन्य धान की उपस्थिति से
यह संकेत मिलता है कि धान की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि इस स्तर पर चावल का सूत्रपात हुआ होगा। लाइन चेंज करके लिखेंगे, नवपाषाण युग के या काल के ठीक है, बैठो बैठो, 9 बजे जाना है, 9:30 जाना है। क्या कर रही है शिवानी? शाम को क्या हुआ? अरे क्या हो गया सुबह? शाम को चलो देखते हैं, गुंजाइश करते हैं। ठीक है, लिखे नवपाषाण युगीन लोग, नवपाषाण युगीन लोग, स्पीडली लिख लो थोड़ा सा। नवपाषाण युगीन लोग पालिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। देख इनका थोड़ा सुनो भाई, शिवानी का क्या प्रॉब्लम है, ये सो के नहीं उठती है इसलिए बोल रही है। हो गया है भाई, ठीक है। एक मिनट, एक इससे लिखे, वे 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 खास तौर पर वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। बस 5 मिनट बरकर। वे खास तौर से, स्कूल जाना है आपको? वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया करते थे, जो या ऐसे लिखे, ये कुल्हाड़ियां देश के विभिन्न पहाड़ी इलाकों के, ये कुल्हाड़ियां देश के विभिन्न पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई हैं, काफी मात्रा में पाई गई हैं। ठीक है, जो पत्थर की कुल्हाड़ियां हुआ करती थी, ये देश के विभिन्न भागों में जो पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पर पाई गई। ठीक है, एक और इसी में लिखिएगा, ये मिथक पात्र है, आप ऐसे लिख भी लीजिए, मिथक पात्र। मिथक पात्र परशुराम की कुल्हाड़ी की वजह से, परशुराम को जानते थे ना? हाँ, तो मिथक पात्र है। तो परशुराम को कुल्हाड़ी की वजह से इस युग से जोड़ा गया है, क्योंकि परशुराम कुल्हाड़ी लेकर के चलते थे, है ना?
तो इस युग से उनको जोड़ दिया गया है, क्योंकि इस युग में कुल्हाड़ी जो है अधिक मात्रा में पाई गई थी। या जोड़ा जा सकता है, ऐसे लिखें, परशुराम को कुल्हाड़ी की वजह से इस युग से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बस यहीं तक रखें।